फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित जो पाठ है जिसका नाम है कड़बक। इस कड़बक का हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक एक लाइन का व्याख्या कैसे करना है एग्ज़ाम में, हमें कैसे उसको रीड करना है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। कंप्लीट रूप से नोट्स मिलने वाला है आपको। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे ख़ास चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि कड़बक में जो कवि हैं उनका कुछ मुख्य पॉइंट जो एग्ज़ाम के संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट है उसको याद करेंगे। सबसे पहले तो कड़बक जो कविता है, कड़बक कविता मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले थोड़ा सा कवि परिचय देख लें। तो कवि परिचय में हमें मिलने वाला है कि जैसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। जैसी का जन्म 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ था। जैसी कुरूप काने थे, कुरूप भी थे, काने थे बाएं आँख और बाएं कान से, ठीक है। चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था तथा बाईं आँख और कान से वंचित थे। उनकी 21 रचनाओं का उल्लेख हमें मिलता है जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत आदि प्रमुख है। अगर हम बात करें तो जैसी की मृत्यु का भी तकरीबन 1548 डेट बताया जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि हैं। सबसे खास बात याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में। तो इस पाठ में 2 कड़बक यहाँ पे मिला हमें पढ़ने के लिए। पहला कड़बक पद्मावत के प्रारंभिक छंद और दूसरा कड़बक पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। प्रथम कड़बक में कवि अपने रूपहीनता और एक आँख के अंधेपन के बारे में बताते हैं। वहीं पे बात करें तो रूप से अधिक अपने गुण को और गुण की ओर अपना ध्यान खींचते हैं ताकि हम अपना ध्यान उनके रूप को छोड़ करके उनके गुणों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। साथ ही साथ द्वितीय कड़बक में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि कवि ने अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताया है कि वो काव्य क्या सोच के लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। इसके इर्द गिर्द क्या क्या बातें हुई हैं उन सबको हम लोग कड़बक के एक एक लाइन से समझते हैं। पहला लाइन हमें मिलता है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोह जय कवि सुनी। लिखना शुरू करते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक बार हम रिपीट करते हैं फिर जल्दी जल्दी। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी जैसी, यानी एक ही नयन है फिर भी जैसी गुणी गुणवान हैं, जो उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। ऐसे हम लोग लिखने वाले हैं। दूसरा है कि चांद जैस, आगे कवि क्या कह रहे हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा दिन कलंक कीन उजियारा जग सूझा एक ही नयनाहा उआ सुख असनक्तन माहा। लिखना शुरू करेंगे कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, मतलब कि हे ईश्वर आपने चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कमी मुझ में भी है, और फिर भी मैं उसी चंद्रमा की भांति प्रकाश पूरे संसार में फैला रहा हूँ। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार अकेला सूर्य नक्षत्रों के बीच उदित है और अपना अस्तित्व बचाए है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आँख से इस दुनिया को भली भांति समझा और अपने आप को बचा करके रखा। अगले पद में कहते हैं कि जो लही अम बही डाब ना होई तो लही सुगंध बसाई ना सोई। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आम में नुकीली डाब यानी मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता है। आगे कहते हैं कि न समुद्र पानी जब खारा तो अति भय हुआ असूझ अपारा, यानी समुद्र का पानी खारा है इसीलिए वह असूझ है और अपार है। कंप्लीट रूप से आप लोग व्याख्या लिखिएगा और बहुत अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरिलाग आकाशा, यानी जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हुआ। आगे हम देखते हैं तो मिलता है कि जो लही घड़ी कलंक न पड़ा कांच होई नहीं कंचन करा, यानी जब तक घड़िया यानी सोना गलाने वाले पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोने में नहीं बदलती है, यानी सोना नहीं होती है, यानी पक्के धातु में नहीं बदलती है। आगे कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ सब रूपवंत गई जब ही मुख कई चाऊ, यानी
कभी कहते हैं कि जितने भी रूपवान लोग हैं इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़ करके कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं कि हमें थोड़ा सा भी जायसी के तरफ थोड़ा सा भी आशीर्वाद मिल जाए तो हम भी किसी अच्छे काव्य एक पद की रचना कर सकें, एक कड़बक जैसे महाकाव्य का एक छोटा सा अंश हम लिख सकें। दूसरे पद में आते हैं तो दूसरा कड़बक जो है उसमें क्या मिलता है कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा सुना जो बेम पीर गा पावा। अब इसमें उस काव्य के बारे में बता रहे हैं कि काव्य की रचना कैसे किए हैं। जो रिलाई रकत के ले ही गाड़ी प्रीत नयन जल भेई। कभी क्या कह रहे हैं कि हमने अपने काव्य के बारे में ये रचना करते हुए क्या किया है कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, कि मैंने इस काव्य को रच करके सुनाया है, रच करके यानी जोर जोर के सुनाया, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगा करके यानी रक्त रूपी लेई लगा करके जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। आगे कहते हैं कि औ मन जान कविता अस्किना मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, यानी औ मन जान कविता अस्किना, मैंने ये सोच कर के इस काव्य की रचना की कि इस संसार में मेरी आखिरी निशानी के रूप में यही रह जाएगी। कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सु आस बुद्धि अपराजा उपराजा। अब न वो रतन सेन राजा हैं और न वो रूपवती पद्मावती रानी है, और न बुद्धिमान सुआ है न राघव चेतन है, यानी कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी कोई न रहा जग रही कहानी। कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, कहाँ राघव जहीं किन बखानू। कभी क्या कह रहे हैं, ना वो सुआ और न रूपवती पद्मावती रानी, न राघव चेतन, न अलाउद्दीन खिलजी, आज इनमें से कोई नहीं है, पर कोई न रहा जग रही कहानी। यश के रूप में उनकी इस कहानियों को हम लोग आज भी पढ़ते हैं, यानी उनके यश के रूप में ये कहानियाँ विद्यमान रह गई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। ठीक वही कहानी यहाँ पे लागू होता है कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में सदा के लिए विद्यमान हो गई। उसी तरह जिस तरह जब भी एक व्यक्ति अच्छा काम करने वाला होता है तो वो आदमी का शरीर तो मर जाता है पर उसकी कृति हरदम के लिए सदा सदा के लिए इस पृथ्वी पे विद्यमान रह जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फूल यानी पुष्प मर जाता है पर उसका सुगंध सदा सदा के लिए बना रहता है, वो नहीं मरता है। आगे कहते हैं कि के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। यानी के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल। इस जगत में ना तो किसी ने यश बेचा है और ना ही किसी ने यश को खरीदा है। जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। कभी कहते हैं कि जो भी मेरे कलेजे के खून से रचित इस कहानी को पढ़ेगा वो हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कविता के व्याख्या के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यूअस मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।